हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का पूरा मेरा वीडियो है ग्रीन हाउस के अंदर जो हम खीरा लगाते हैं पॉली हाउस हेडनेट हाउस में, उसके अंदर बेसल डोज में क्या क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें, कितना करें, कैसे करें, कब करें, इसी पे आज का पूरा वीडियो है। तो आप पूरा अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं कहूँगा, जब हम पुरानी फसल हटाते हैं तो पुरानी फसल हटाने के बाद में हमको एक गहरी सिंचाई करनी है, और ये सिंचाई भी हमको हल निकालने के बाद करनी है। और विशेष रूप से ये हमें जब हम सर्दी की फसल है उसके बाद में तो ये प्रक्रिया जो पानी लगाने वाली है ये बहुत ज़रूरी है। और बोरवेल या ऐसे किसान भाई जिनका पीएच ज़्यादा है, वो मैं कहूँगा कि फसल हटाने के बाद 4 से 5 बैग उसमें जिप्सम डालें। जिप्सम डालने के बाद हल चला के उसको मिक्स करें, और फिर एक समान करके छोटी छोटी क्यारियाँ बना के आप उसमें पानी लगाएं। अगर आपके पास में स्प्रिंकलर है तो आप 2 से 3 घंटे उसमें स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं। ये प्रक्रिया हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पुरानी फसल के अंदर हमने बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स जो ड्रिप के थ्रू चलाए और थोड़ा थोड़ा पानी दिया था, तो वो जो हमारी ऊपर की जो सोयल प्रोफाइल में जो रूट जोन में इकट्ठे हो गए थे, वो सारे के सारे हमारे लीच डाउन होके नीचे चले जाएं। तो इसलिए ये विशेष रूप से, जैसे मैंने कहा, सर्दी की फसल में क्योंकि पानी कम लगता है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा जाते हैं, तो उसके बाद में तो ये हमको ये प्रक्रिया जो है ये ज़रूर करनी चाहिए। अब उसके अंदर हमको अच्छी सड़ी गली खाद डालनी होती है। लगभग 10 से 15 ट्रॉली खाद बहुत होती है। अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन ऑलरेडी 0.2 0.3 के आसपास है तो फिर भी मैं कहूँगा कि अगर साल में एक बार ये डालना ज़रूरी है, और अच्छा सड़ा गला होना ज़रूरी है। नहीं तो आप जैसा फ़ोटो में देख रहे हैं, वाइट गरब एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये विशेष रूप से जो हमारी गोबर की खाद है, जो कच्ची खाद आती है, उसी के साथ ही आती है। तो ये आप अच्छी सड़ी गली डालें। इसके अलावा अगर हमको डर लग रहा है कि ये इसमें कोई कीट या ये वाइट गर्भ आ सकती है, तो उसके लिए आप इसमें फर्स्ट, जब खीरे की सोविंग के बाद में जो आप पहला पानी देते हैं, उस पानी के साथ में हम इमिडाक्लोरपिड जो 17.8 SL आती है, उसको हम लगभग आधा लीटर 1 एकड़ में ड्रिप के साथ फर्स्ट इरिगेशन में दे देंगे। तो ये आपको जो रस चूसक कीट है उससे भी बचाएगा, क्रीनी वायरस से भी बचाएगा, और साथ के साथ में अगर वाइट गर्भ का अटैक है तो उससे भी बचाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। खाद को अच्छी तरह से मिक्स करना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा ना हो जाए। कई बार ये भी देखा गया है कि जहाँ पे ज़्यादा खाद हो जाती है वहाँ पे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसलिए खाद को हमको अच्छे से खेत में मिक्स करना है। बेड बनाने से पहले हमको 3-4 बार इसमें हल चलाना है। हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए, मिट्टी के अंदर हमने कोई भी खाद डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। और अभी जो मैं आपको आगे जो बेसल डोज का शेड्यूल बताऊंगा, अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लगभग 10 से 15 दिन पहले जो एक जब हम हल चलाएं उसके अंदर हम उसको मिक्स कर सकते हैं। विशेष रूप से जो हमारी सिंगल सुपर फॉस्फेट है, क्योंकि उसको 10 से 15 दिन एक्टिवेट होने में लगते हैं मिट्टी में जाने के बाद। तो ये एक्टिविटी हमको पहले करनी है, खेत को अच्छे से तैयार करना है। इसमें आप जैसे खरपतवार देख रहे हैं, तो अगर खरपतवार हो तो उनको भी हमको सोविंग या जो पोट ट्रांसप्लांट है उससे हमको 10-15 दिन पहले हटा देना है, ताकि उनके अंदर कोई भी कीड़ा है, बीमारी है, तो वो हमारा ख़त्म हो जाए। अब हमको कितना खाद डालें, बड़े इस बारे में क्वेश्चन आते हैं, और मेरा सिंपल ये कहना है कि हमको मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। एक संतुलित मात्रा में कितने पोषक तत्व होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इनके क्या क्या कितने होने चाहिए। तो अगर आपने अपनी मिट्टी की जांच कराई है तो आप वो जांच भी साथ में खोल लें और साथ में ये देखते रहें। मैं एक एक करके आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं पीएच पे। पीएच हमारा 6 to 8 हम मानते हैं कि ऑप्टिमम है। 7 ऑप्टिमम होता है वैसे तो, लेकिन कई बार हमारा पीएच 8 होता है या 8.5 होता है, तो उसके लिए फिर हमको उसको बाद में फर्टिगेशन में पानी देते समय हम उसको मैनेज करेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन ये परसेंट में है, ये हम मानते हैं कि 1% होनी चाहिए, लेकिन ये जनरली मिट्टी में मिलती नहीं है। ये 0.3, 0.4, 0.5, किसी का 0.7 ऐसे होता है। तो 0.5 या उससे ऊपर अच्छा है, लेकिन अगर 1 है मैं कहूँगा तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको मिली मोज में हम नापते हैं। ये आप देख रहे हैं कि 1 से कम होनी चाहिए,
लेकिन मैं कहूँगा अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे तो जो मिट्टी का जो ईसी है वो 0.1 से 0.5 है तो बेटर है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप बरसात का पानी उस खेत में भरें, तो उस तरह से हम उसको ईसी को भर के कम कर सकते हैं पानी को। नाइट्रोजन का ये एक पैरामीटर है ऑप्टिमम, लेकिन ये इस लेवल पे मिलती नहीं है, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। फास्फोरस भी इस लेवल पे हमको मिलती नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी हम बेसल डोज में उसको डालेंगे। पोटास का लेवल भी ये होना चाहिए, कभी कभी ये मिलता है नहीं मिलता तो इसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम फर्टिगेशन से डालेंगे। एक्सचेंजेबल कैल्शियम ये बहुत ज़रूरी है, ये 300 ppm से कम होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो हमारे जो दूसरे न्यूट्रिएंट है उसको अपटेक करने में ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आप इसको एक्सचेंजेबल कैल्शियम कितना है उसको देखें, और बाद में जो हम फर्टिगेशन करेंगे उसमें कैल्शियम की डोज हमको उसी हिसाब से रखनी है। इसी तरह से मैग्नीशियम, इस पे भी हमको नज़र रखनी है। मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए 120 ppm से। इसी तरह से जो बाकी हैं आप देखेंगे, सल्फर 10 से 35 ppm, ये अभी पार्ट पर मिलियन ये ppm में है। आयरन भी हमारा 5 से 10 ppm के बीच में होना चाहिए। मैग्नीज 1 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। कॉपर 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। जिंक 2 से 5 है। बोरोन 0.5 to 1 है, और मोलिब्डेनम भी 0.5 to 1 के आसपास होना चाहिए। तो ये अगर हमारे इतने हैं तो ठीक है। अगर इससे इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट आपको कम मिलता है, जैसा मैं भी आपको आगे बेसल डोज में दिखाऊंगा, जैसे हमारी मिट्टी में आजकल मैग्नीशियम की कमी हो रही है, बहुत सारे फोटो आ रहे हैं उसमें मैग्नीशियम नहीं है। इसी तरह से मैग्नीज की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, इवन कॉपर भी कई कई फसलों में, कई कई मिट्टी की जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है उनमें कम आता है। तो अब हम इसके बेस पे हमारा जो है हम फर्टिगेशन शेड्यूल बना रहे हैं। ये एक जनरल फर्टिगेशन शेड्यूल है। तो आप जैसे मैंने इसमें लिखा है कि डीएपी की जगह आप 12 32 16 एक आता है वो ऑप्शन में है। तो अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो 50 किलो बहुत है। बहुत सारे किसान भाई लालच करते हैं, ज़्यादा डालते हैं। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो वो फिर कैल्शियम पोटास उनके अपटेक में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमको डीएपी ज़्यादा नहीं डालनी है। 50 किलो या उसके बदले में 75 किलो जो है 12 32 16 डालनी है, या 12 32 16 जिसको कहते हैं। एसएसपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट हमको 50 से 100 किलो डालनी है। जैसा मैंने लिखा है कि आपकी मिट्टी में कितना है, अगर मीडियम है तो आप 50 किलो डाल सकते हो, अगर फास्फोरस लो है तो आप 100 किलो डाल सकते हो। और इसको जैसे मैंने कहा 10 से 15 दिन पहले ही आप जो एक उसमें हल चलाएं उसी समय इसको मिक्स कर दें। पोटास हमको 25 से 50 किलो, अगर आपकी मिट्टी में मीडियम या लो है तो 50 kg, अदरवाइज 25 किलो पोटास बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा पोटास भी जो है कैल्शियम और जो मैग्नीशियम इनके अपटेक को घटाता है, इसलिए ज़्यादा पोटास नहीं डालना है, ये हमको ध्यान में रखना है। और बाकी जैसे मैंने कहा जिंक, अगर हमको जर्नली हम ये 10-10 किलो के आसपास डालते हैं। अगर आपकी मिट्टी में कम आ रहा है तो आप 15 से 20 किलो तक इनको डाल सकते हैं। मैग्नीशियम जैसे मैंने कहा आजकल डिफिशियंसी आ रही है तो ये 20 से 25 किलो डालना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्योंकि उसमें सभी चीज़ें आ जाती है, इसलिए वो भी लगभग हमको 15 किलो 10 किलो या 20 किलो तक हमको डालना है। इसके अलावा जैसे कुछ कीड़े, कुछ सुंडी, कुछ लट, कैटरपिलर ऐसे मिट्टी में जो रहते हैं, मृदा जनित जो कीट हैं, उनके लिए आप चाहें तो 5 किलो इसमें फिप्रोनिल डाल सकते हैं। बाकी फेरस का मैंने लिखा है। बेड के बाद जो टॉप में हमको वर्मी कंपोस्ट या वो डालना है उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना रहा हूँ, वैसे इसमें भी मैंने लिख दिया है कि कितना कितना डालना है। वो जो है वर्मी कंपोस्ट या अच्छा सड़ा गला जो है 1000 किलो के आसपास, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा वगैरह मिलाएंगे, ये हमको बेड के एकदम टॉप पे डालना है। फिर आपको इसके अंदर ड्रिप बिछा के अगर आप मल्च लगा रहे हैं तो मल्च लगानी है। तो इस तरह से ये आपको सारी प्रक्रिया करनी है, और इस तरह से आपको ये जो मैंने न्यूट्रिएंट बताए हैं ये न्यूट्रिएंट डालने हैं। और इसी तरह से आपको जैसे मैंने ये सॉइल टेस्ट के जो पैरामीटर दिखाए हैं, ये आपको पैरामीटर का ध्यान में रखना है, और इसके हिसाब से आप अगर बेसल डोज डालेंगे तो आपको जो है वो अच्छी फसल, अच्छी पैदावार मिलेगी। और मेरा ये मानना है यहाँ इस फर्टिगेशन से, इस बेसल डोज से आप 70 से 80 टन तक कीड़ा ले सकते हैं। लेकिन वही है कि
अगर आपने मिट्टी जांच कराई है तो ऑप्टिमम सब डालने हैं, संतुलित मात्रा में डालने हैं। कभी कभी हम फास्फोरस ज़्यादा डाल देंगे, कभी पोटास ज़्यादा डाल देंगे। तो ये हमारा सारा जो शेड्यूल है, ये जो बेसल डोज है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आप मिट्टी की जांच की रिपोर्ट इसके साथ में ले लें। और फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। और आपकी उम्मीदों को रखें कायम। ग्रीन फार्म सॉल्यूशन। धन्यवाद। थैंक यू।